अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टडी एट ईज़ मेक्स द लाइफ सीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें बेसिकली जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस टॉपिक में मैंने एनएमडी कैट के लिहाज से सारे पॉइंट्स को कवर किया है। तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं की, अप्रोच नहीं की एनएमडी कैट के लिए, तो वो भी इस टॉपिक से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, उसका नाम है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट को हम डिस्कस करेंगे। मैंने इसमें पंजाब और फेडरल के सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ह्यूमन का हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी या थोराइक कैविटी में है। पंजाब की बुक में इसको चेस्ट कैविटी लिखा है और फेडरल की बुक में इसको थोराइक कैविटी लिखा है। तो मैंने लिखा है कि ह्यूमन कैविटी जो है लोकेटेड है चेस्ट कैविटी में या थोराइक कैविटी में, कोई भी एक वर्ड यूज़ किया जा सकता है एमसीक्यूज़ में। लंग्स के बीच में है और स्टर्नम, स्टर्नम किसे कहते हैं? सीने की हड्डी को कहते हैं, और सीने की हड्डी से थोड़ा सा लेफ्ट पे है। तो यानी तीन इसकी लोकेशंस हैं। एक तो ये चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है या थोराइक कैविटी में लोकेटेड है। नंबर 2 कि ये स्टर्नम के थोड़ा सा लेफ्ट पे है। फिर लिखा है कि ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली विद अ रिदमिसिटी। रिदमिसिटी का मतलब है कि कोई चीज़ पीरियोडिकली यानी कॉन्टीन्यूसली आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जिसे हम कहते हैं, तो उस तरह कोई चीज़ ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करे। तो यानी आपका हार्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक का मतलब आप हमेशा से समझते हैं, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली वो होता है जो ऑटोमेटिकली सारे काम कंट्रोल कर रहे। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर इसकी एटोमिसिटी के ज़रिए से ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है। देन ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया जा रहा है कि अंदर से ये बिल्कुल खाली है, होलो है, फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो अडल्ट का मतलब है जो जवान लोग हैं उनकी हार्ट की जो शेप है वो कौन शेप्ड है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कि एडल्ट पर्सन जिनके हार्ट हैं तो उनकी शेप क्या होगी? कौन शेप्ड होगी। नंबर 4 पॉइंट ये बताया जा रहा है कि बेस ऑफ हार्ट एक्सटेंड्स टू द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। हार्ट की जो बेस है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में है और इसके एपिक्स का मतलब होता है टॉप, और इसका हार्ट का टॉप पोर्शन जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में है एंड अप्रोक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन। मिड लाइन वो है बेसिकली जो आपकी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो आपकी बेस अगर पूछा जाए कि हार्ट की बेस जो है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में है और हार्ट की एपिक्स जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में है, और ये 9 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन है। ये तो हमने इंट्रोडक्शन में 4 पॉइंट्स पढ़े हैं जिसमें हमने ये पढ़ा कि ये इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कैसे कंट्रोल होता है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है। इसकी हमने फिफ्थ और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में भी इसकी लोकेशन को हमने डिस्कस किया है। देन हम पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ते हैं। पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो डबल सैक मेम्ब्रेन है। इसका कहने का मतलब ये है कि डबल मेम्ब्रेन ये स्ट्रक्चर है पेरिकार्डियम। तो चलो देखते हैं कि पेरिकार्डियम क्या चीज़ है। पेरिकार्डियम के बारे में लिखा हुआ है कि ये वो क्लोज सैक है जिसके अंदर हार्ट मौजूद है। इट इज़ अ क्लोज सैक दैट सराउंड्स द हार्ट, यानी हार्ट इस सैक के अंदर मौजूद है, इस थैली के अंदर मौजूद है। और इस सैक के दो पार्ट्स है, एक आउटर पार्ट है और एक इनर पार्ट है। आउटर पार्ट के बारे में बताया जा रहा है कि इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब यह है कि इसमें इलास्टिसिटी मौजूद नहीं है और ये वाइट फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना है। आउटर पार्ट को अपनी याद रखना है कि इन इलास्टिक वाइट फाइब्रस टिश्यू से मिलकर आउटर पार्ट बना है। इनर पार्ट जो है इसके फर्दर आगे दो पार्ट्स हैं। आउटर पार्ट के बारे में पढ़ा, इनर पार्ट के आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो हार्ट के साथ अटैच है और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो फाइब्रस टिश्यू के साथ अटैच है। तो आपने याद रखना कि आउटर पार्ट को तो हमने डिस्कस किया, लेकिन इनर पार्ट के फर्दर आगे दो पार्ट्स है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर पार्ट, इनर मेम्ब्रेन एंड सॉरी आउटर मेम्ब्रेन। देन हमने ये बात डिस्कस की है पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में। पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड भी मौजूद है जो इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान सिक्रीट होता है। इनर पार्ट के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान सिक्रीट होता है और बेसिकली ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जब आपका हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली बीट कर रहा है, कंटिन्यूसली वो बीटिंग उसकी हो रही है, तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, इसको फ्रिक्शन को कॉज नहीं करने देता। कहाँ पे? हार्ट के वॉल्स में और सराउंडिंग टिश्यूज़ में। ठीक है, तो इसका काम बेसिकली इस फ्लूइड का काम क्या है कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना और फ्रिक्शन से बचाना। ठीक है, आगे हमने पढ़ा कि इनलास्टिक नेचर ऑफ पेरिकार्डियम एज अ होल प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम बीइंग ओवर स्ट्रेच्ड और ओवर फिल्ड विद ब्लड। अब इसके कहने का मतलब यह है कि जो इसकी इनइलास्टिक नेचर है, पेरिकार्डियम की नेचर जो इलास्टिक है, ये हार्ट को जब हार्ट लगातार बीट और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लगातार उसने ओपन क्लोज वाला स्ट्रक्चर इसका हार्ट का पेश हो रहा है, तो ये ना तो ज़्यादा हार्ट को ओवर स्ट्रेच्ड होने देता है, ये ना तो ज़्यादा हार्ट को खुलने देता है
और ना ही ज़्यादा इसको कॉन्ट्रैक्ट होने देता है। प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम बीइंग ओवर स्ट्रेच्ड और ओवर फिल्ड विद द ब्लड। ना ऐसा हो सकता है कि हार्ट ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो जाए, ना ऐसा हो सकता है कि हार्ट में ज़्यादा ब्लड फिल्ड हो जाए। तो बेसिकली इनलास्टिक नेचर जो है पेरिकार्डियम का, उसका ये फंक्शन है कि ये ओवर स्ट्रेच्ड और ओवर फिल्ड होने से हार्ट को बचाता है। हार्ट के वॉल्स को अगर हम डिस्कस करें तो हार्ट की 3 लेयर्स हैं। एपिकार्डियम, एपी मीन्स ऑन, मतलब सरफेस वाली कार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। एपिकार्डियम के बारे में लिखा हुआ है कि थिन सीरोस मेम्ब्रेन है कंप्राइजिंग ऑफ द स्मूथ आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट। कहने का मतलब यह है कि ये एक थिन मेम्ब्रेन है और इसकी आउटर सरफेस, हार्ट की जो आउटर सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। मायो का वर्ड बेसिकली बायो में हम हमेशा से अगर हार्ट के रिलेटेड टॉपिक पढ़े तो मायो रिलेटेड वर्ड ही जो है वो कार्डियक या हार्ट से रिलेट है। तो मायोकार्डियम का अगर आपको नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इसके पास कार्डियक मसल सेल्स हैं। और कार्डियक मसल सेल्स के बारे में यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि इन मसल्स के पास मायोफिब्रिल्स है, मायोफिलामेंट्स हैं, मायोप्सिन है एंड एक्टिन है। ये 4 तरह के प्रोटीन्स जो हैं इनके पास मौजूद है, मायोफिब्रिल, मायोफिलामेंट्स, मायोप्सिन एंड एक्टिन। कौन से मसल्स के पास? कार्डियक मसल्स के पास। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ये मैंने पंजाब की बुक से कैरी की है कि वहाँ पे ये बात लिखी है कि जो मायोकार्डियम के अंदर कार्डियक मसल सेल्स हैं उनके पास मायोप्सिन, मायोफिलामेंट्स, मायोफिब्रिल एंड द एक्टिन मौजूद है उनके पास। उन्होंने बताया कि कार्डियक मसल सेल्स की अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल सेम है स्केलेटल मसल्स के, एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि ये ब्रांच सेल्स हैं एंड सक्सेसिव सेल्स आर सेपरेटेड बाय द जंक्शंस कॉल्ड द इंटरसेलेटेड डिस्क्स। आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पे इसके बारे में कि मायोकार्डियम सेल्स के, कार्डियक मसल सेल्स के बारे में बेसिकली हमने 2 बातें पढ़ी हैं। एक बात तो हमने ये पढ़ी है कि इनके पास जो है प्रोटीन्स हैं जो मायोसिन, एक्टिन, मायोफिब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स, ये बात तो आपको पता चल गई। दूसरी बात ये हमने पढ़ी है कि कार्डियक मसल सेल्स की अरेंजमेंट और उनका स्ट्रक्चर और उनका मैकेनिज्म जो है वो स्केलेटल मसल सेल्स के बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है, आपके पास जो एक्सेप्शन बताई जा रही है वो ये है कि ये ब्रांच सेल्स हैं। और कार्डियक मसल सेल्स क्या हैं? ब्रांच्ड सेल्स हैं, आपको ये बात रखनी है। और इनके सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं? वो इंटरसेलेटेड डिस्क्स के जरिए से सेपरेट होते हैं। ये बात आपने 2 याद रखनी है कार्डियक मसल सेल्स के बारे में। आगे हम अगर हार्ट की तीसरी लेयर को पढ़े, एपिकार्डियम और मायोकार्डियम हमने पढ़ लिया, इंडोकार्डियम के बारे में पढ़े तो इसके पास एपिथीलियम की कौन सी टाइप है? सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम है और ओवर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम मौजूद हैं। और है हार्ट के जो वेल्व्स होते हैं बेसिकली ट्राइकोप्सिड वेल्व और बाइकोप्सिड वेल्व जो होते हैं आपके पास, वो भी इंडोकार्डियम से ही बने होते हैं। ये वे जो होते हैं, आगे लिखा हुआ कि मेकिंग अ डबल लेयर ऑफ इंडोकार्डियम विद अ कनेक्टिव टिश्यू इन बिटवीन देम, तो उनके दरमियान भी जो है बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। तो इंडोकार्डियम के बारे में एक चीज़ तो हमने ये पढ़ ली है कि ये सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम है और अ कनेक्टिव ऑफ ओवर अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी इनके पास एपिथीलियम की ये टाइप मौजूद है। और ये किस लिए यूज़ होते हैं? हार्ट के वेल्व्स को बनाते हैं और हार्ट के वेल्व्स के अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू लेयर मौजूद है। देन हम क्या पढ़ रहे हैं कि हार्ट के चेम्बर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। हार्ट के पास 2 आर्टरिया चेम्बर्स हैं, 2 वेंट्रिकल चेम्बर्स हैं। आर्टरिया और वेंट्रिकल, अच्छा यहाँ पे समझने की बात यह है कि 2 आर्टरिया एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं, और आर्टरिया और वेंट्रिकल ओवरऑल एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि दो आर्टरिया आपस में कैसे सेपरेट होते हैं तो आपने कहना है कि इंटर आर्टरियल सेप्टम के जरिए से, या इंटर आर्टरियल ग्रूव या सेल्कस, 3 तरह के नाम है, मतलब ग्रूव भी कहा जाता है, सेल्कस भी कहा जा सकता है या सेप्टम भी कहा जा सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि इंटर आर्टरियल, 2 आर्टरिया कैसे सेपरेट हुए तो इंटर आर्टरियल सेप्ट्रम के जरिए से। इसी तरह 2 वेंट्रिकल्स आपस में कैसे सेपरेट हुए तो इंटर वेंट्रिकल सेप्टम या ग्रूव या सल्कस के जरिए से। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ओवरऑल पूछूंगा आर्टरिया और वेंट्रिकल्स आपस में कैसे सेपरेट हुए तो आपने कहना है कि आर्टरियो वेंट्रिकल ग्रूव के जरिए से। ये लिखा हुआ है कि इंटर आर्टरियल ग्रूव, इंटर वेंट्रिकल ग्रुप। आपने इन 3 चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है कि 2 आर्टरिया सेपरेट हुए तो इंटर आर्टरियल यूज़ होगा वर्ड, 2 वेंट्रिकल सेपरेट हुए तो इंटर वेंट्रिकल वर्ड यूज़ होगा। लेकिन अगर आर्टरिया और वेंट्रिकल का ओवरऑल पूछा जा रहा है तो आपने आर्टरियो वेंट्रिकल वर्ड यूज़ करना है विद द ग्रूव। ठीक है, फिर बताया जा रहा है आर्टरियो वेंट्रिकल वेल्व के बारे में बताया जा रहा है कि ये आर्टरियो वेंट्रिकल कैनाल के में मौजूद है और इसके पास कस्प्स या फ्लैप्स होते हैं। कस्प्स एंड फ्लैप्स, इसको हम डिस्कस करते हैं, ये क्या चीज़ है। आर्टरियो वेंट्रिकल वेल्व यानी ट्राइकोप्सिड और बाइकोप्सिड वेल्व के बारे में बात की जा रही है कि ये वेल्व जो है आर्टरियो वेंट्रिकल कैनाल के अंदर मौजूद होते हैं और इनके पास फ्लैप्स होते हैं, या फ्लैप्स का दूसरा नाम कस्प्स भी हो सकता है। अभी आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि ट्राइकोप्सिड वेल्व है ऐसे, देखें
ऐसे आर्ट्रियो वेंट्रिकल वेल्व जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद हों उन्हें हम ट्राइकोप्सिड कहते हैं। ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लिखा हुआ भी है उसने कि ट्राइकोप्सिड वेल्व हैव 3 फ्लैप्स एंड इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। आपको ये बात तो हमेशा से पता है कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान 3 फ्लैप्स मौजूद होते हैं और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान 2 वेल्व्स मौजूद होते हैं। ऐसे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो फ्लैप्स मौजूद हैं उन्हें हम ट्राइकैप्सिड कहते हैं और जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है उन्हें हम बाइकॉप्सिड कहते हैं। तो आपने ये याद रखना कि ऐसे आर्ट्रियो वेंट्रिकल वेल्व जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है उन्हें ट्राइकोप्सिड वेल्व कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन भी ऐसे कर सकते हैं। मैं अगर कहूँ कि द आर्ट्रियो वेंट्रिकल वेल्व्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड द बाइकॉप्सिड वेल्व। बाइकॉप्सिड वेल्व हैव 2 फ्लैप्स एंड इन दिस लाइक आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस पेज में मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मेंशन की हैं, इसको मैं एंड में टॉपिक के एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगी। लिखा हुआ कि फ्लैप्स ऑफ ट्राइकोप्सिड प्लस बाइकॉप्सिड वेल्व आर अटैच्ड टू कोडिया टेंडने टू द पेपिलरी मसल्स विच आर एक्सटेंशंस ऑफ द वॉल्स ऑफ राइट वेंट्रिकल। इस पॉइंट को मैं आपसे आखिर में क्लियर करती हूँ जब आप कोडिया टेंडने और पेपिलरी मसल्स को डिस्कस कर लेंगे बेसिकली। उम्मीद है यहाँ तक आपको इसकी लोकेशन है, ये इसका सैक लाइक स्ट्रक्चर पेरिकार्डियम है, ये हार्ट के वॉल्स हैं और ये हार्ट के चेम्बर से 4 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आगे जो मैं चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ उसके बारे में लिखा हुआ है कि डी ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से हार्ट में कैसे बेसिकली डिफर होता है या डिफ्रेंशिएट होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ है जिसका नाम है सेप्टा। सेप्टा बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सेप्टा कोई ऐसी लेयर है जिसके ज़रिए से एक दरमियान में उनके बीच में ऐसा कोई बैरियर है, कोई रुकावट है जिसके ज़रिए से डी ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होता है। पेपिलरी मसल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है कि ईच वेंट्रिकल कंटेन्स अ कॉन शेप्ड मस्कुलर पिलर्स कॉल्ड द पेपिलरी मसल्स। कहने का मतलब यह है कि लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल जो है उनके पास क्या चीज़ मौजूद है, एक कॉन शेप्ड मसल्स मौजूद है जिनको हम पेपिलरी मसल्स कहते हैं। और ये पेपिलरी मसल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड कैसे होते हैं, कोर्डिया टेंडनी के ज़रिए से। कोर्डिया टेंडनी क्या चीज़ हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रिंग्स हैं। तो इनके साथ ये अटैच होते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकल वेल्व्स के साथ। आर्ट्रियोवेंट्रिकल वेल्व्स बेसिकली ओवरऑल जो होता है वो ट्राइकोप्सिड और बाइकोप्सिड वेल्व के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आर्ट्रियोवेंट्रिकल वेल्व जो आपको वर्ड कहीं लिखा नजर आए तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्ड जो है बेसिकली ये बाइकॉप्सिड और ट्राइकैप्सिड के लिए ओवरऑल यूज़ हो रहा है। हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे कि हर वेंट्रिकल जो होता है उसके पास क्या चीज़ मौजूद है, पेपिलरी मसल्स मौजूद हैं, कौन शेप्ड पेपिलरी मसल्स मौजूद हैं। और ये पेपिलरी मसल्स एक दूसरे के साथ कैसे अटैच हैं, ये चीज़ हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि ये एक कोर्डिया टेंडेना एक स्ट्रक्चर है जिसके साथ ये अटैच है। और कोर्डिया टेंडेना बेसिकली क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रिंग है। देन हमने ये बात डिस्कस की आयोटा और पेल्मिनरी ट्रंक्स के पास आयोटा एंड आयोटिक एंड पेल्मिनरी वेल्व्स मौजूद हैं। Each valve consists of 3 pockets. The free water of each meet into the center of the artery to block the blood flow. इसके बारे में लिखा हुआ कि इनकी फ्री बॉर्डर जो है वो आर्टरी के सेंटर में मीट करते हैं और ये ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो में हेल्प आउट करते हैं। देन लास्ट बात ये लिखा है कि सेमी लियोनर वेव्स आर प्रेजेंट इन द बेस ऑफ आयोटा एंड पेल्मिनरी ट्रंक। ये लाइन अगर आपको याद करने में वो हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पर टेबल में ये फ्लो चार्ट में पूरा पैराग्राफ देख लूँगी। आयोटा एंड पेल्मिनरी ट्रंक से जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है वहाँ से मैं आपके साथ इसको अगर डिस्कस करूँ तो आपको ज़्यादा इजीली इस चीज़ को याद करने में मदद होगी। ये अगर आप फ्लो चार्ट देख लें, मैं इस फ्लो चार्ट को ऐसे याद करती थी अपने एफएससी टाइम पे। आई ऑलवेज यूज टू कन्फ्यूज़ अबाउट दिस फ्लो चार्ट। तो मैंने इसका ये तरीका निकाला ईजिली कि मैंने इसकी नंबरिंग की। देखिए मैंने जैसे नंबरिंग किया 1 2 देन 3 4 5 6 एंड 7। अगर आप इस नंबरिंग को याद करेंगे ऐसे तो ऐसे आपको जो होगा वो एफएससी लेवल पे भी याद करने में बड़ी इजीली आप इसको अपने पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। नंबर 1 पे राइट आर्ट्रियम, नंबर 2 पे राइट वेंट्रिकल, नंबर 3 पे लेफ्ट आर्ट्रियम और नंबर 4 पे लेफ्ट वेंट्रिकल। नंबर 5 पे अगर आप देखें तो मैंने लिखा है कि पेल्मिनरी सेमी ल्यूनर वेल्व। ये जो वेन्स लिखा है ना ये एक अलग चीज़ है, ये बेसिकली साइकिल में ऐसे नजर आ रहा है, इसको छोड़ दिया आप। ये देखिए नंबर 5 पे मैंने लिखा है पेल्मिनरी सेमी वेल्व और नंबर 6 पे मैंने लिखा आयोटिक सेमी वेल्व, ठीक है। देन आपने नंबर 7 पे आ जाना लंग्स। अगर आपको इस तरह याद करेंगे आसानी हो जाएगी नंबरिंग के लिहाज से। देखें राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। नंबर 5 पे पेल्मिनरी सेमी वेल्व, नंबर 6 पे आयोटिक सेमी वेल्व। ये 5 और 6 देखें यहाँ पे बिल्कुल राइट वेंट्रिकल के नीचे आपने लिखना है पेल्मिनरी सेमी वेल्व और यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे आपने लिखना है आयोटिक सेमी वेल्व, ठीक है। नंबर 7 पे आपके पास लंग्स आ जाता है और लंग्स के ऊपर और नीचे आपने लिखना है पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स।
लंग्स के ऊपर और नीचे आपने क्या लिखना है, पेलमनरी आर्टरीज एंड पेलमनरी वेन्स, ठीक है। देन आपके पास ये आ जाता है कि आयोटिक सेमिलुनर वेल्व से खून जो है आयोटा में जाता है, और पेलमनरी सेमिलुनर वेल्व से यहाँ पे सॉरी ये फ्लोर चार्ट पे शायद वो मेंशन करना भूल गए हैं, आपकी बुक में भी शायद ये चीज़ मेंशन ना हो, तो आपको याद होनी चाहिए कि पेलमनरी सेमिलुनर वेल्व से ये चीज़ कहाँ पे जाती है, पेलमनरी ट्रंक में जाती है। क्या पता मैं शायद स्पेलिंग्स ठीक नहीं लिख रही, लेकिन पेलमनरी ट्रंक में ये चीज़ जाती है। तो अब आपको ये ब्लड की सर्कुलेशन फ्लो याद करने में आसानी होगी कि हार्ट में ब्लड किले से फ्लो करता है। इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा जो है वहाँ से जो ब्लड आया है वो ये इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा से बेसिकली जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये बात भी याद रखिएगा साथ में, डीऑक्सीजनेटेड होता है। अब ये देखिए कि इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो राइट आर्टरियम में एंटर हुआ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा से राइट आर्टरियम में एंटर हुआ, और राइट आर्टरियम से वो राइट वेंट्रिकल में कैसे गया, थ्रू द ट्राइकॉप्सिड वेल्व। अब राइट वेंट्रिकल से वो देखिए कहाँ पे गया, पेलमनरी सेमिलुनर वेल्व में, और पेलमनरी सेमिलुनर वेल्व से जो है वो ब्लड कहाँ पे जाता है, पेलमनरी ट्रंक में जाता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि पेलमनरी आर्टरीज से ब्लड जो है वो लंग्स में एंटर हुआ, और लंग्स से वो पेलमनरी वेन्स में हुआ। अब यहाँ से जो ब्लड जा रहा है, ये ब्लड जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड होता है, मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ। अब आप ये देखिए कि लंग्स से जो ब्लड लेफ्ट आर्टरी में एंटर हो रहा है थ्रू द पेलमनरी वेन्स, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और लेफ्ट आर्टरी में जो वो अपना ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल को कैसे देगा, बाइकुप्सिड वेल्व के जरिए से, फिर वहाँ से ब्लड आएगा आयोटिक सेमिल्यूनर वेल्व में, और आयोटिक सेमिल्यूनर वेल्व से जो है वो आयोटा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ऐसे याद हो जाएगी। दोबारा से आप देख लें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा से राइट आर्टरी में एंटर हुआ, देन राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकोप्सिड वेल्व के जरिए से आया, फिर जो है वो पेलमनरी सेमिल्यूनर वेल्व में गया, फिर पेलमनरी आर्टरीज में गया, एंड देन लंग्स। अब लंग्स से जो ब्लड निकल रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो लेफ्ट आर्टरियम में पेलमनरी वेन के जरिए से एंटर हुआ, देन बाइकोप्सिड वेल्व से के जरिए से लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन आयोटा में एंटर हुआ थ्रू द आयोटिक सेमिल्यूनर वेल्व। अब आपको ये पॉइंट जो है आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब आप इस लाइन को देखेंगे, सेमिल्यूनर वेल्व्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ आयोटा एंड पेलमनरी ट्रंक, यानी आयोटा सेमिल्यूनर वेल्व जो है ये देखें यहाँ पे आयोटा के बेस पे मौजूद है, और पेलमनरी ट्रंक के भी बेस पे यहाँ पे ये मौजूद है। ये देखिए पेलमनरी सेमिल्यूनर वेल्व्स दो तरह के आपके पास वेल्व्स मौजूद हैं। तो अब ये लाइन आप होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ और पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन इंशाल्लाह अपने इस हार्ट के पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।